क्या आपको पता है कि जापान के इतिहास में एक ऐसी औरत थी जिसका नाम हर घर में था। आज हम उस राज की कहानी लेकर आए हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। आज हम एक ऐसे समय की यात्रा पर निकलने वाले हैं जब एक औरत ने अपने प्यार का इजहार इतना अनोखा तरीके से किया कि उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि प्यार भरी कहानी इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अबे सदा 28 मई 1905 और 1970 के बाद एक जापानी महिला थी जिसे 18 मई 1936 को अपने प्रेमी किचोजो इशिदा को कामुकता से गला घोंटने और फिर उसकी लिंग और अंडकोश को काट कर अपने हैंडबैग में रख कर घूमने के लिए याद किया जाता है। यह कहानी जापान में उस वक्त एक राष्ट्रीय सनसनी बन गई थी जिसने पौराणिक अर्थ ग्रहण कर लिया। और तब से लेकर कलाकारों और ना जाने इन पर कितनी फिल्म बनी और कितनी डॉक्यूमेंट्री बनी। लेकिन आखिर क्या हुआ था उस दिन कि उसने अपने प्रेमी से जिससे इतनी प्यार करती थी उसके प्राइवेट पार्ट और अंडकोश को काट कर अपने हैंडबैग में रखा। आखिर उनके पीछे मकसद क्या था, या फिर उसे किसी ने यह काम करने पर मजबूर किया था, और अभी उसका क्या हुआ और वो कहाँ है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में अबे सदा की पूरी ज़िंदगी के बारे में जानने वाले हैं, जो कि ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मुझे पक्का यकीन है कि आपने इससे पहले ये कहानी कहीं भी नहीं सुनी होगी। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बनते हैं वापस कहानी में। अबे सदा शिगियोशी और कात्सु अबे के 8वें बच्चों में से 7वें थे। नाम सुनकर आप कंफ्यूज ना हुए, उसके बाप का नाम था अबे शिगियोशी और उसकी माँ का नाम था कात्सु अबे। ये परिवार टोक्यो के कांडा में तातामी चटाई बनाई का काम करता था और उच्च मध्यम वर्गीय था। 8 बच्चों में से केवल 4 ही वयस्कता तक जीवित रहे और उनमें सदा सबसे छोटी थी और उसकी परिवार काफ़ी अच्छी मानी जाती थी। समाज में उनकी काफ़ी इज्जत थी। हालांकि कुछ लोग उन्हें आत्मकेंद्रित और फिजूल खर्ची का शौकीन मानते थे। कात्सु अबे के बारे में भी कोई कानूनी या नैतिक दोष रिकॉर्ड पर नहीं था। और अबे सदा के भाई शिंतारो एक महिला प्रेमी थे और शादी के बाद अपने माता पिता के पैसे लेकर भाग गए थे। और उसकी बहन का नाम था तेरुको। तो तेरुको के कई प्रेमी थे। सदा के पिता ने तेरुको को वेश्यालय में काम करने भेज दिया, लेकिन जल्द ही उसे वापस खरीद लिया। तेरुको के अतीत उसकी शादी में बाधा नहीं बना और उसने जल्द ही शादी कर ली। लेकिन अबे सदा, जिनका जन्म 1905 में हुआ था, उनकी माँ उन्हें बहुत प्यार करती थी और उनकी मर्ज़ी के अनुसार काम करने देती थी। अबे सदा ने गायन और शमीसेन बजाने की शिक्षा ली, जो गेशाओं और वेश्याओं से जुड़ी मानी जाती थी। गेशाओं को ग्लैमर सेलिब्रिटी माना जाता था उस ज़माने में, और अबे सदा ने भी इस छवि को अपनाया था। जैसे जैसे पारिवारिक समस्याएं बढ़ती गई, अबे को अक्सर घर से बाहर भेज दिया जाता था और वे जल्द ही स्वतंत्र किशोरों के समूह में शामिल हो गई। अबे सदा की उम्र जब 15 साल हुई तो एक दिन एक सैर के दौरान अबे सदा का एक जाना पहचाना शख्स ने उसका बलात्कार कर दिया। इस घटना के बाद उसके माता पिता ने उसका समर्थन किया, पर वो एक मुश्किल किशोरी बन गई। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई वैसे वैसे वो और ज़्यादा नॉन रिस्पॉन्सिबल और बेकाबू होती गई। उसके पेरेंट्स ने उसे 1922 में योकोहामा के एक गेशा घर में बेच दिया ताकि उसे सोसाइटी में कुछ डायरेक्शन मिल सके। सदा की बड़ी बहन, जो तोकू अबे नाम था उसका, तोकू अबे ने कहा कि सदा गेशा बनना चाहती थी, पर सदा का कहना था कि उसके पिताजी ने उसे उसकी बेशर्मी के लिए सज़ा के तौर पर गेशा बनाया था। गेशा की दुनिया सदा के लिए निराशाजनक साबित हुई। एक अच्छी गेशा बनने के लिए बचपन से कला और संगीत का अध्ययन करना पड़ता है, पर सदा के अंदर ये क्वालिटी ना होने के कारण लोअर ग्रेड गेशा बन गई, जिसका मुख्य काम सेक्स प्रोवाइड करना था। 5 साल तक इस पद पर काम करते करते वो सिफिलिस से पीड़ित हो गई। फिर 1930 के दशक की शुरुआत में सदा ने ओसाका के मशहूर तोबिता ब्रोथल डिस्ट्रिक्ट में एक वेश्या के रूप में काम करना शुरू किया। जल्द ही वो एक नोटोरियस ट्रबल मेकर के रूप में जाने लगी, जो कस्टमर से पैसे चुराती थी और कई बार ब्रोथल से भागने की कोशिश की थी। 2 साल बाद वो लाइसेंस प्रोस्टिट्यूशन सिस्टम से बच निकलने में सफल हो गई और एक वेटर बन गई।
पर सैलरी से संतुष्ट ना होने के कारण जल्द ही बिना लाइसेंस के एक वेश्या के रूप में काम करना शुरू कर दिया। फिर 1932 में सदा ने ओसाका के बिना लाइसेंस वाले ब्रोदल्स में काम करना शुरू किया और जनवरी 1933 में सदा की मां की मौत हो गई और वो अपने पिताजी और मां की कब्र पे जाने के लिए टोक्यो चली गई। वहाँ उसने टोक्यो के प्रोस्टिट्यूशन मार्केट में प्रवेश किया और पहली बार एक मिस्ट्रेस बनी। जब जनवरी 1934 में उसके पिताजी गंभीर रूप से बीमार हो गए तो सदा ने उनकी मौत तक उनकी सेवा की। अक्टूबर 1934 में सदा को इल्लीगल ब्रोदल पर पुलिस की रेड में गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रोदल मालिक का एक अच्छा दोस्त किन्नोसुके कसाहरा ने उन्हें छुड़ाने की व्यवस्था की और किन्नोसुके कसाहरा सदा की ओर आकर्षित हो गया और उसने उसे अपनी मिस्ट्रेस बना लिया। पर जब सदा ने उससे शादी करने को कहा तो उसने मना कर दिया। फिर सदा ने उससे अपना लवर बनने के लिए कहा, लेकिन उसने वापस मना कर दिया क्योंकि उसने कहा कि मैं तुम्हें सिर्फ अपना रखेल बना कर रखूँगा। लेकिन इसके बाद सदा नागोया चली गई और 1935 में नागोया में सदा ने एक रेस्टोरेंट में मेड के रूप में काम करना शुरू किया। वहाँ उसकी मुलाकात एक कस्टमर गोरो ओमिया से हुई। ओमिया ने सदा के लिए टोक्यो में एक हॉट स्प्रिंग्स रिजॉर्ट में रहने का इंतज़ाम किया, जहां सदा ने नवंबर से जनवरी 1936 तक ट्रीटमेंट लिया। जनवरी में ओमिया ने सदा को एक छोटा रेस्टोरेंट खोलने का सुझाव दिया और उसने ट्रेनिंग शुरू की। फिर टोक्यो वापस आने के बाद अभी सदा ने 1 फरवरी 1936 को योशिदया रेस्टोरेंट में काम करना शुरू किया। रेस्टोरेंट के मालिक किचोजो इशिदा एक महिला प्रेमी थे और उनकी पत्नी मैनेजमेंट का काम संभालती थी। जल्द ही इशिदा और अबे के अफेयर शुरू हो गया। अप्रैल 1936 में उन्होंने अपने प्रेम संबंध की शुरुआत की। इशिदा के साथ अबे ने अपने जीवन में पहली बार प्यार महसूस किया था, पर उसकी पत्नी के साथ वापस जाने पर अबे को जलन होने लगी। 11 मई 1936 को अबे सदा ने इशिदा को नाइफ से धमकाया और कहा, कमीने, मैं तुझे मार डालूंगी। इस बात को सुनने के बाद इशिदा खुश हो गया। इसके बाद इशिदा और अबे ओगु लौट आए। इस बार उनके प्रेम प्रसंग के दौरान अबे ने इशिदा के लिंग के आधार पर चाकू रख दिया और कहा कि वो सुनिश्चित करेगी कि वो कभी किसी दूसरी महिला के साथ खिलवाड़ ना करे। इस पर इशिदा हंस पड़ा और उसके बाद वो सब होने लगा जो एक लड़का और लड़की के दरमियान होता है। और यही सब करने के दरमियान 2 रातों के बाद अबे ने इशिदा का गला घोटना शुरू कर दिया और ये बस एक मजाक था और उसने उसे जारी रखने के लिए कहा, ये कहते हुए कि उसे उसका आनंद बढ़ जाता है। उसने उसे अपने साथ भी ऐसा करने को कहा और यही फैंटेसी कर रहे थे वो लोग, क्योंकि उन्हें आनंद आ रहा था। उन्होंने इस फैंटेसी को 2 घंटों तक दोहराया। जब अबे सदा ने गला घोटना बंद किया तो इशिदा का चेहरा विकृत हो गया और वो अपने सामान्य रूप में वापस नहीं आ पाया। इशिदा ने अपने दर्द को शांत करने के लिए कैलमोटन नामक की 30 गोलियां ली। अभी के कहे अनुसार जैसे ही इशिदा झपकी लेने लगा, उसने उससे कहा, तुम मेरे गले में रस्सी डालोगी और सोते समय इसे फिर से निचोड़ोगी। अगर तुम मेरा गला घोटना शुरू करोगी तो रुकना मत, क्योंकि इसके बाद बहुत दर्द होता है। अबे ने टिप्पणी की कि उसे आश्चर्य हुआ था कि क्या वो चाहता था कि वो उसे मार डाले, लेकिन विचार करने पर उसने फैसला किया कि वो मजाक कर रहा होगा। 18 मई 1936 की सुबह करीब 2 बजे जब इशिदा सो रहा था, अबे ने अपनी कमरबंद को 2 बार उसके गले में लपेटा और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। बाद में उसने पुलिस को बताया, इशिदा को मारने के बाद मुझे पूरी तरह से राहत महसूस हुई, जैसे मेरे कंधों से भारी बोझ उतर गया हो और मुझे स्पष्टता का एहसास हुआ। कुछ घंटों तक इशिदा के शरीर के साथ लेटने के बाद उसने रसोई के चाकू से उसके केले को काटा और फिर उसके गोटे को काट कर एक पत्रिका के कवर में लपेटा और अपने हैंड बैग में रखा और 3 दिन बाद अपनी गिरफ्तारी तक उन्हें अपने पास रखा। खून से उसने इशिदा के बाएं जांघ पर सदा किची एक साथ लिखा। फिर उसने उसके बाएं हाथ पर सदा यानी कि उसने अपना नाम उखेरा। इशिदा का अंडरवेयर पहनकर वो लगभग 8 बजे सराय से चली गई और कर्मचारियों से इशिदा को परेशान ना करने के लिए कहा।
जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने इशिदा का वो केला और अंडा जो भी है उसे क्यों काटा, तो उसने जवाब दिया, क्योंकि मैं उसका सर या शरीर अपने साथ नहीं ले जा सकती थी। मैं उसका वो हिस्सा ले जाना चाहती थी जो मुझे सबसे अच्छी और बेहतरीन यादें दिलाती है। फिर सराय से निकलने के बाद अबे की मुलाकात गोरो ओमिया से हुई। उसने बार बार उससे माफ़ी मांगी, लेकिन हत्या से अनजान ओमिया ने मान लिया कि वो किसी दूसरे प्रेमिका लेने के लिए माफ़ी मांग रही है। लेकिन अबे की माफ़ी उसके राजनीतिक करियर को हुए नुकसान के लिए थी, जिसे वो जानती थी कि उसके साथ उसके संबंध से नुकसान ही होगा। फिर 19 मई 1936 को अखबारों ने इस कहानी को उठाया और उस समय से अबे का जीवन बिल्कुल उथल पुथल हो गया। ये कहानी तुरंत ही राष्ट्रीय सनसनी बन गई और उसकी तलाश को लेकर होने वाले अनमार्ड को अबे सदा पैनिक कहा गया। फिर पुलिस को विभिन्न शहरों से अबे के देखे जाने की रिपोर्ट मिली। फिर 19 मई 1936 को अबे सदा खरीदारी करने गई और एक फिल्म देखी। वह 20 मई को शिनागावा में एक सराय में रुकी, जहां उसने मालिश करवाई और बियर की 3 बोतल्स पी। उसने हत्या के 1 सप्ताह बाद आत्महत्या करने की योजना बनाई और निक्रोफेलिया का अभ्यास किया। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। निक्रोफेलिया एक मेडिकल टर्म है जो उन लोगों के बारे में बताता है जिन्हें मुर्दों के साथ सेक्सुअल अट्रैक्शन या डिज़ायरस होती है। ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर माना जाता है और ये इलीगल और अनएथिकल है। मुझे इशिदा के लिंक से लगाव महसूस हुआ और मैंने सोचा कि चुपचाप उसे विदा लेने के बाद ही मैं मर सकती हूँ। मैंने उन्हें पकड़े हुए कागज़ को खोला और उसके केला और अंडा को देखा। मैंने उसका केला अपने मुंह में डाला, उससे अपने अंदर डालने की भी कोशिश की। हालांकि मैं कोशिश करती रही और कोशिश करती रही, लेकिन ये काम नहीं आया। फिर मैंने फैसला किया कि मैं ओसाका भाग जाऊंगी और इस दौरान इशिदा के केले के साथ रहूंगी और आखिर में मैं उसके केले को पकड़े हुए माउंट एकोमा के एक चट्टान से कूद जाऊंगी। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं, जिसमें बताया गया कि अबे सदा को कितने सालों के लिए जेल हुआ, उसके साथ क्या क्या हुआ, लोगों ने उनके बारे में क्या बात की और फिर जेल के बाद की उनकी ज़िंदगी कैसे रही, तो आप कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 कमेंट करें, जिसके बाद मैं इसका पार्ट 2 बना दूंगा। और दोस्तों, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।